हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज रिट्स। रिट्स क्या है, कितनी तरह की होती हैं, इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं और कुछ रिमेनिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर ओवर हियर। सबसे पहले रिट होता क्या है? रिट्स एक तरह की पावर है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है कि अगर कुछ केसेस में फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के पास अगर किसी ये अधिकार है कि अगर किसी इंसान का फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होता है तो इस तरह का वो कमांड या आदेश जारी कर सकती है कि उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर इंसान का फंडामेंटल राइट वॉलेट ना हो, ना कि केवल एक पर्सन का बट कलेक्टिवली भी। वही आर्टिकल 226 के बारे में बात करें तो ये भी अधिकार देती है हाई कोर्ट्स को फंडामेंटल राइट्स को, और एज वेल एज अदर कुछ ऐसे एरियाज हैं अगर वहां वॉयलेशन होता है तो ये रिट्स जा सकते हैं। दिवाली का टाइम है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द वॉइस। तो हम बात कर रहे थे, तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है रिगार्डिंग दिस रिट्स कि सुप्रीम कोर्ट के पास, जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उससे भी ज्यादा रिट के कॉन्टेक्स्ट में जो पावर है वो हमारी हाई कोर्ट के पास है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिट सिर्फ आर्टिकल 32 के अंतर्गत सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के लिए जारी कर सकती है, जबकि जो हमारी हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के सिवा भी और भी मुद्दों के लिए ये 5 तरह के रिट जारी कर सकती है। अब इन रिट्स में कौन कौन से ऐसे अथॉरिटी आती है, कौन कौन से ऐसे पावर आते हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कौन ऐसे 5 तरह के रिट्स होते हैं। शुरू करने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम इसी में बात कर लें। सबसे पहले आर्टिकल 32 को याद रखिएगा। ये इसके बाद में एक ये खासियत है कि अपने आप में ही आर्टिकल 32 जो कि प्रोटेक्शन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी देता है कि वो प्रोटेक्शन कर सके फंडामेंटल राइट का, वो अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है। एंड गिव मी अ सेकेंड, आई एम कमिंग विद इन अ मिनट। तो हम बात कर रहे थे, हाँ, तो हम तो अब बात करते हैं आर्टिकल 32 की कि अपने आप में ही ये एक फंडामेंटल राइट है। इसलिए इसलिए इसी राइट की वजह से हमारे सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी बोला जाता है। प्रोटेक्टर जो हमें हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और गारंटी देता है कि ये राइट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर इसे किसी कोई ब्रेक करने की कोशिश करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने आप के व्यू को रखना पड़ेगा। ये केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की अथॉरिटी देता है हम लोगों को, ना कि केवल सिटीजन्स को, बल्कि बाहर के लोग भी जो भी फंडामेंटल राइट्स स्पेशली बाहर के लोगों को भी मिले हैं, यानी एक्सट्रीमली सॉरी, बाहर के लोग सेंस इन जनरल जो हर किसी, कोई भी इंसान है, इवन जानवर भी है, हर किसी के राइट्स हैं। अगर वो वायलेट होते हैं किसी वजह से तो वो यहाँ पर स्पेशली इंसानों के लिए ही, कोई अलग से मेंशन नहीं है जानवरों के लिए, फिर भी मानवता के बेस पे बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे लोग कोर्ट पे जा सकते हैं। यहाँ पे मेंशन है किसी भी इन जनरल, किसी भी इंसान के सेंस में यहाँ पर मेंशन है। मुझे पर्टिकुलर कोई केस तो अभी रिकॉल नहीं हो रहा है कि किसी इंसान या जानवर के बारे में है, किसी जानवर या इन सबको इंक्लूड किया है कि नहीं, बट इन जनरल जो बहुत कई राइट्स हैं जो सबको मिले हुए हैं, और कुछ ऐसे राइट हैं जो स्पेसिफिकली यहाँ के सिटीजन को मिले हैं। तो इस कंडीशन में ये राइट, ये रिट यूज किए जा सकते हैं बाय सुप्रीम कोर्ट। ये रहा प्रोटेक्टर एंड गारंटर फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, सिटीजन, और ये इतनी चीजें हो गई। इसी वजह से, इतनी इंपॉर्टेंट राइट होने की वजह से, और ये खुद भी फंडामेंटल राइट होने की वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है।
हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये इसे स्पेसिफिक इसलिए बनाती है क्योंकि फंडामेंटल राइट को किसी भी हालत में आपसे छीना नहीं जा सकता। इसलिए ये इसकी डबल इंपॉर्टेंस है। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आपको अपने अधिकार के लिए जाने का अधिकार मौका देती है, और दूसरी तरफ ये कोर्ट को भी अधिकार देती है कि आप इस मामले को सीधे ले सकते हो। सीधे ले सकने का मतलब क्या हुआ कि ऑल्दो यहाँ पे हायरार्की बनी हुई है कि आपको ये मुद्दा है तो आप सिविल कोर्ट में जाओगे, ये है तो आप फौजदारी कोर्ट में जाओगे, या फिर ऐसे है कि आपको हायरार्की पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, फिर या तहसील या डिस्ट्रिक्ट या फिर हाई कोर्ट, इस तरह का जो भी हायरार्की बनी हुई है, और फिर अपने एरिया में पहले जाओगे। अपने एरिया, ये नहीं कि अगर आप हाई कोर्ट जाने की आपकी मतलब आप केपेबल हो या आपका केस ऐसा है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हो, तो आप डायरेक्टली किसी भी हाई कोर्ट पे चले जाओ। नहीं, कुछ ऐसे इसकी हायरार्की बनी हुई है। अगर आपके पास ऐसा कोई वैलिड रीजन है कि आप हाई कोर्ट में ना जाके सीधा सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करना चाहते हो, तो इस आर्टिकल के थ्रू आप जा सकते हो। तो ये इसे इतना इंपॉर्टेंट बनाता है कि इतनी अथॉरिटी देता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स में किसी ने छेड़छाड़ की, तो आप सबसे बड़ी अथॉरिटी जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वहां तक जाने की पावर देता है। तो ये रहे हमारे इसके बारे में या इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम इट, अब हम बात करते हैं कौन कौन से 5 तरह के रिट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ रिट देख लेते हैं। पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस है, जो भी इसको प्रोनाउंस करेंगे, नेवर कंसर्न अबाउट इट बिकॉज इट्स अ लैटिन टर्म। ये लैटिन के टर्म्स है, इस वजह से इसके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग वेरी कर सकते हैं। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। टू हैव द बॉडी मतलब ये नहीं कि डेड बॉडी लेकर आइए, बल्कि इसको हिंदी में समझिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी बंदी। अगर आपने नॉट आपने अगर इन केस किसी भी वजह से किसी इंसान को इलीगली डिटेन कर लिया जाता है, दैट्स मीन कि अगर किसी को अवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी किसी की हो जाती है, तो ये पावर देता है दोनों कोर्ट को रिस्पेक्टिवली, जो आर्टिकल 32 और 226 के बारे में बात की है, कि आप 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करिए। ये राइट इतना जरूरी है कि अगर ये नहीं होता तो किस तरह से इसका मिसयूज हो सकता था, और पुलिस अपने अथॉरिटी, अपने पावर का, या अथॉरिटेटिव पीपल अपने पावर का यूज करके पुलिस को यूज किए करते, और किस तरह से सिटीजन्स के लिए रहने का, जीने की दिक्कत हो जाती। तो इतना इंपॉर्टेंट ये राइट्स है। तो ये हो गया हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो प्रत्यक्ष बंदी मतलब जो आपने जिससे बंदी बनाया है उसको प्रत्यक्ष मतलब सामने लेकर आइए। प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि सामने लेकर आइए। प्रत्यक्षीकरण, करण जब लग जाता है तो किसी प्रोसेस को शो करता है, तो उसको किसी बंदे को जो बंदी बनाया गया उसको सामने ले आने का, उसको प्रत्यक्ष ले आके उसके मुद्दे को देखने का जो ये प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके साथ ही ये कौन जारी कराता है, तो इसमें कोई भी उससे रिलेटेड रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके दोस्त या जो भी, कि इसे इलीगली डिटेन किया गया है, वो कोर्ट को अपील कर सकते हैं और कोर्ट इस बेस पर ये रिट जारी कर सकता है। उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा मैंडमस या परमादेश। परमादेश अगेन परम आदेश, आदेश से भी बड़ा, जो इतना आदेश का मतलब होता है कि हम आपको कमांड देते हैं, और परमादेश की हम सबसे बड़ा आदेश है कि इसको मानना ही पड़ेगा। इस तरह से आप समझ सकते हो, याद कर सकते हो। और दूसरी चीज, इसको चलिए मैंडमस करते हैं, इसका मतलब होता है वी कमांड। हम आपको कमांड देते हैं, हैव टू परफॉर्म योर पब्लिक ड्यूटी। ये क्या है, मैंडमस में ये होता है कि अगर कोई भी अथॉरिटेटिव बॉडी या कोई भी पर्सन जो अथॉरिटी होल्ड करके रखा है, किसी ऑफिस को होल्ड किया है, लेकिन वो अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, एक यूपीएससी के लिए कोई एग्जाम क्वालिफाई करके कोई आईएएस बना, पीसीएस बना, या किसी भी अथॉरिटी किसी भी पोस्ट को उसने अचीव किया है, उसके बाद वो वहां बैठकर अपना काम ना करे बल्कि उसका मिसयूज करे, तो वो अपना काम नहीं कर रहा है, वो अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है। इस केस में क्या हो जाएगा, ये अप्लीकेबल हो जाएगा, किया जा सकता है कि कोर्ट जारी कर सकता है कि आपने अपनी पब्लिक ड्यूटी क्यों परफॉर्म नहीं करने की है, और यू हैव टू गिव यू रीजन। तो इसकी वजह से आपको कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। थर्ड है शर्शियरी और प्रोहिबिशन। ये दोनों कोर्ट से रिलेटेड है। कोर्ट से कैसे रिलेटेड है, जैसा अभी हमने मेंशन किया कि हर चीज की हायरार्की बनी हुई है, एक कोर्ट से फिर दूसरे कोर्ट, फिर उससे बड़ा कोर्ट, फिर उससे ऊंचा कोर्ट, इस तरह से जो हायरार्की बनी हुई है,
मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट है और कोई हाई कोर्ट है। हम हाई कोर्ट, सिर्फ हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी जैसे जो भी हायरार्की बनी है उससे छोटा कोर्ट, उसके ऊपर वाले कोर्ट में जाने से पहले हर चीज का ये बना होता है कि ये मुकदमा इस कोर्ट में सुना जाएगा। फैमिली मैटर हो गया तो इसमें फौजदारी हो गया, मारपीटाई का हो गया, ये सब के अलग अलग एरियाज डिसाइड होते हैं। लेकिन इन केस मान लीजिए आपका कोई मुद्दा किसी कोर्ट में है और आपकी सुनवाई प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, तो हायर अथॉरिटी को, जो उससे ऊपर है अथॉरिटी को, उसके पास ये राइट होता है कि वो टेक ओवर कर ले उस केस को अपने पास और उस मुद्दे को सीरियसनेस को देखे कि क्या क्या आखिर किस किस लेवल पे गलती हो रही है और इसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं। इसमें अभी यहीं रुकिए। और इसमें आप, मैंने बोला दो रिट्स हैं, एक तो हो गया प्रोविजन प्रोहिबिशन और दूसरा हो गया सर्चरी। सर्चरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। उससे पहले भी आप समझिए प्रोहिबिशन को। प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है कि कोई केस के मिड में अगर ऐसा कोई इशू है, कोई सेंसिटिव इशू है, वायलेशन हो रहा है, किसी के अधिकार को, किसी की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, किसी तरह का आउट एंड इन्फ्लुएंस, कोई भी रीजन हो सकता है, अगर जजमेंट पास नहीं हुआ है तो उसके पहले क्या यूज किया जाएगा, प्रोविजन का यूज करके वो केस हायर अथॉरिटी अपने पास ले सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें जो सेकंड जो है, मान लीजिए कोई जजमेंट पास हो गया है और उसके बाद ये पाया जा रहा है कि हायर अथॉरिटी को लगता है, अगर मान लीजिए किसी के साथ गलत हुआ और जजमेंट पास हो गया और वो मुद्दा लेकर वो हायर अथॉरिटी के पास जाता है, हायर कोर्ट के पास जाता है और उस कोर्ट को ये लगता है कि सॉरी, हायर अथॉरिटी को या हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये मुद्दा जो है उसके साथ जस्टिस नहीं हुई है, तो दे कैन बी अगेन दे कैन बी टेक ओवर द चार्ज कि हम ये मुद्दा अब हमारे पास आता है, तो डायरेक्टली ये हाई कोर्ट के द्वारा अपने पास लिया जा सकता है या हायर अथॉरिटी के द्वारा। अगर हाई कोर्ट में ये चीज होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट भी अपने पास ये अथॉरिटी को ले सकता है। उसी के बाद आप लास्ट देख लोगे कोवेरेंट। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बिकॉज दिवाली का टाइम चल रहा है और आपको पता है कि एनिमल कितना डिस्टर्ब होते हैं बिकॉज ऑफ द वॉइस। सो हो सकता है आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा हो, बट एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द वॉइस। नाउ हम बात करते हैं लास्ट तक कोवेरेंटो। कोवेरेंटो क्या होता है, लेट मी राइट डाउन इट्स हिंदी नेम टू। इसमें क्या होता है, कोवेरेंटो क्या होता है, अगर आपने किसी अथॉरिटी को होल्ड किया है तो उसके लिए आपको योग्य होना होता है। कोई भी इंसान अगर किसी भी ओहदे पर बैठा हुआ है, किसी भी पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो उसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया होगा, या तो कोई एग्जाम क्वालिफाई करके आया होगा, या ये सर्टन सर्टन आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, कोई भी अथॉरिटी होनी चाहिए किसी भी पोस्ट पर बैठने के लिए। लेकिन इन केस अगर आपने किसी भी गलत तरीके से वो पोजीशन होल्ड करी है और अगर कोर्ट के पास ये मामला चला जाता है, तो वो आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि किस हक से आप वहां पर बैठे हो, तो इसको बोलते हैं को वरेंटो। इसको अधिकार कहा जाता है। और इस और प्रोविजन को निषेध, निषेध का मतलब ही होता है प्रिवेंशन करना। निषेध का मतलब होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में शायद टीए लगेगा, और हाँ प्रिवेंशन और टू बी सर्टिफाइड, इसको हाँ निषेध हो गया, और इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। तो ये इसके हिंदी टर्मिनोलॉजी भी हो गई, इसकी मीनिंग हो गई, ये नाम हो गए, और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो रिट से रिलेटेड मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली है, विच इज यूजुअली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। होप सो ये सेशन आपको समझ में आया हो। इफ यू डिमांड और इफ यू वांट एनी टॉपिक यू कैन आस्क मी, एंड इफ यू हैव एनी इशू विद इट, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो यू कैन बी आस्क एनी क्वेश्चन और गिव योर रिव्यू और गिव योर फीडबैक। तो आप जो भी चाहते हैं फीडबैक दे सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिमेनिंग चीजें भी हम यहाँ पे आर्टिकल वाला सेक्शन जो हो रहा है, हम उसमें सबसे पहला हमारा मेजर कंसर्न है, जो भी चीजें हम लोगों ने आपको जितने भी सिंबल्स दिए हैं नंबर्स याद करने के, वो सिंबल अप्लाई करके सबसे पहले हम आर्टिकल को फिनिश करेंगे और उसके बाद हम जम कर जाएंगे अपने
जो भी रिमेनिंग इंपॉर्टेंट चीजें हैं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको वहां पे पिकअप कर लेंगे। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।